तो अब हम लिखेंगे नेक्स्ट, इसी का नेक्स्ट टॉपिक, द टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर। लिखेंगे द टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर, द टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर। ठीक है, अब हम देखेंगे यहां पर कि ओशन वाटर का टेम्परेचर किस तरह से क्या होता है, बदलता है ओशन वाटर। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर। देखें, सबसे पहली बात, जैसे मान लेते हैं कि ये जो है पानी है, ठीक है, दिस इज अ वाटर, और यहां पर जो है मानसी की नाव जा रही है। ठीक है ठीक है, मानसी यहां बैठी है। ठीक है, ये बैठी हुई मानसी घुमाले बाल। ठीक है इज इट क्लियर? अब देखिए क्या होता है कि सपोज करो कि ये सन है, ठीक। अब देखिए क्या होगा कि जब सन की रेस पड़ेगी, समझ आ गया, जब सन की रेस पड़ेगी तो हम देखेंगे पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा। क्या होगा? पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, अब होता क्या है कि पानी का जब टेम्परेचर बढ़ेगा, और अब सपोज करो कि सन यहां पर है, और इस जगह पर हम देखेंगे जो सन है वहां से बहुत दूर है। बात में आ गई? जैसे मान लेते हैं कि ये पोलर रीजन्स, भाई ये तो हो गया आपका पोलर रीजन, सपोज ये 90 डिग्री नॉर्थ है, समझा है, और यहाँ हम मान लेते हैं कि दिस इज योर ये 0 डिग्री के आसपास है ना। ठीक है भाई, सन की रेस ज्यादा यहाँ पड़ रही है। अब सन की रेस ज्यादा पड़ेगी तो हम देखेंगे कि ये वाले पानी का टेम्परेचर जो है कंपैरेटिवली इस वाले वाटर के टेम्परेचर से ज्यादा होगा ही होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो गर्म पानी है, समझ आ गया, जो वार्म वाटर है वो ऊपर रहता है और ठंडा पानी नीचे रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि तुम नाव पर सवार हो के बताओ, गर्म पानी का टेम्परेचर जो है, सॉरी, गर्म पानी ऊपर रहता है और ठंडा पानी नीचे रहता है। क्यों जाती है ऐसी डेंसिटी कम ज्यादा क्यों हो रही है? किसका वॉल्यूम? हाँ तो सुनो, जब पानी गर्म होगा तो वो क्या होगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम के बढ़ने से उसकी डेंसिटी कम होगी। ऑब्वियस सी बात है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम के बढ़ने से डेंसिटी कम हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है। तो हम देखेंगे कि गर्म पानी ऊपर रहेगा और ठंडा पानी नीचे रहता है। इतना समझ आ गया? अब जैसे कि ये डायग्राम है सपोज, हाँ, जैसे ये डायग्राम, तो सपोज करो कि ये जो है एक वेसल है, ये वेसल है, और यहां पर जो है आप लोगों का पानी है। ठीक है, अब अगर जो गर्म पानी को वो कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा। तो अब हम जो है उसको ऐसे दिखा देंगे कि ये गर्म पानी जो है इस तरह से ऊपर है। ठीक है, मैंने यहां से दिखा दिया। ठीक, तो ये पानी, और यहां पर जो है तुम्हारा पानी जो है क्या है? ठंडा है। इज इट क्लियर? तो ये तो हो गया आपका कोल्ड वाटर, और ये हो गया वार्म वाटर हो गया, या हॉट वाटर, जो भी है। समझ में आया? अब ध्यान देना क्या होगा कि जो है वार्म वाटर ऊपर, कोल्ड वाटर नीचे, और इन दोनों को जो लाइन जो है अलग कर रही होगी। समझ आ गया? ये जो लाइन है इस तरह से, ये लाइन जो है इन दोनों गर्म और ठंडे पानी को अलग कर रही है। इस लाइन को हम बोलेंगे थर्मोक्लाइन। क्या बोलेंगे? थर्मोक्लाइन। जैसे तुमने देखा होगा सर्दियों में नहाते वक्त जो है पहले हम जो है क्या करते हैं, मतलब गर्म पानी
बाल्टी में, उसके बाद ठंडा पानी, इस तरह से ऐसे होता नहीं होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि मान लें सपोज करो कि जो है अगर हम ढंग से उसको मिक्स नहीं किया तो होता क्या है कि गर्म पानी तो ऊपर आ जाएगा, ठंडा पानी नीचे है, तो तुमने देखा होने वाला हाँ पानी तो गर्म है, और तुमने 2-3 मग्गे डाले उसके बाद ठंडा पानी आ गया एकदम, समझ में आ गया, मजा आ जाता है, ठीक है। तो अब ध्यान देना क्या होगा, हम लोग भूल जाते हैं कि गर्म पानी ऊपर आएगा, ठंडा पानी नीचे रहेगा, तो उन दोनों को जो है डिवाइड करेगी जो लेयर, उसको हम बोलेंगे थर्मोक्लाइन। समझ में आ गया। तो थर्मोक्लाइन तुम्हारी वाटर में पाई जाएगी एंड इट इज अ लेयर विच डिमार्केट्स वार्म फ्रॉम द कोल्ड वाटर। समझ में आ गया, जो गर्म पानी को ठंडे पानी से अलग करेगी। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है। अब ये तो रहा सिंपल थर्मोक्लाइन, ठीक है। अच्छा पहले तुम उसको नोट कर लो, ठीक। तो तुम क्या लिखोगे, इसमें ऐसे लिख सकते हो क्या, thermocline is a layer, thermocline is a layer in the water which demarcates warm and cold water, which demarcates warm and cold water। ठीक है, which demarcates warm and cold water, तो वो नाम है उसका थर्मोक्लाइन। थर्म का मतलब क्या होता है, हीट का, हीट से मतलब है, ठीक है ना। is a layer in the water which demarcates cold and warm water। ठीक, तो इसका मतलब हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं एक समुद्र के अंदर भी गर्म पानी और ठंडा पानी अलग हो रहा है। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहां देखें, ठीक, तो ये क्या हुआ, थर्मोक्लाइन लेयर थी। अब ध्यान देना, मान लेते हैं हम इक्वेटर पे हैं, ठीक है। इक्वेटर पे है तो पानी ज्यादा गर्म होगा, और पोल्स पे है तो वहां पर पानी ठंडा होगा, समझ आ गया। तो क्या थर्मोक्लाइन की लेयर, ध्यान देना, क्या थर्मोक्लाइन की लेयर स्ट्रेट होगी, इस पर स्ट्रेट होगी कि नहीं होगी। थर्मोक्लाइन की लेयर यहाँ पर स्ट्रेट होगी। अगर यहाँ पर इक्वेटर है, सन शाइन कर रहा है, तो थर्मोक्लाइन बेसिकली क्या रीजन है, जो गर्म और ठंडे पानी को अलग करता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या जो है ये लेयर एकदम स्ट्रेट होगी या ये बेंड होगी, कहीं ना कहीं है बेंड होगी, ठीक है। कहाँ बेंड होगी, देखें सुनो, क्योंकि ये पानी गर्म है तो ज्यादा डेप्थ तक तुम्हें गर्म पानी मिलेगा, सिंपल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम देखेंगे कि इक्वेटर के पास और यहां पर हम देखेंगे हमें जो है थर्मोक्लाइन की लेयर जो है ऐसे बढ़ती हुई दिखाई देगी। मेरी बात समझ रही, मैंने क्या ड्रॉप किया हुआ, ऊपर तो गर्म पानी है, नीचे क्या है, ठंडा पानी। यहां पर जो है ज्यादा डेप्थ तक गर्म पानी है। मेरी बात तुमको समझ आ गई। तो यहां पर ज्यादा डेप्थ तक क्या है, गर्म पानी है। लेकिन जैसे करके हम पोल्स की ओर आ रहे हैं तो गर्म पानी कम होता चला जा रहा है, और यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर जो है कोल्ड वाटर है। तो हम देखेंगे यहां पर जो है पहले वो तो कोल्ड वाटर काफी नीचे मिलेगा, क्यों, क्योंकि काफी ऊपर तक तो
गर्म पानी है। तो ऐसे करते करते हम देखेंगे कि ये ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा। तो मेरी बात समझ आ गई? कुछ समझ आ रहा है? ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जहां ज्यादा गर्मी पड़ेगी हम देखेंगे वहां पर जो है आपका जो थर्मोक्लाइन है, थर्मोक्लाइन नीचे चला जाएगा, इट इज डिप टुवर्ड्स द ओशन बॉटम। और जहां पर हम देखेंगे ठंड ज्यादा पड़ेगी तो वो क्या आ जाएगा आपका, वो सरफेस पर आ जाएगा आपका। मेरी बात समझ में आ गई? तो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि जो है इक्वेटर के पास थर्मोक्लाइन, ठीक है ना, क्या होगा, डिप टुवर्ड्स द ओशियन बेड, ठीक है। दूसरा क्या आ सकता है तुम्हारा, इट डिप टुवर्ड्स द सरफेस, सरफेस तरफ डिप होगा, सही लिखा हुआ मैंने, डिप टुवर्ड्स सरफेस, ठीक है। ऑप्शन 3 में आ गया, ठीक है। हम कह सकते हैं कि इट इज एट इक्वल डेप्थ। ऑप्शन 4 1 and 2 बोथ। बताओ, या अगर इसमें कुछ गलत है तो क्या गलत है, सही है तो क्या है, इसमें कुछ होना चाहिए। देखें, इक्वेटर के पास जो है जो थर्मोक्लाइन है वो डिप टुवर्ड्स ओशन बेड है, ठीक है। डिप टुवर्ड्स सरफेस, सरफेस की तरफ क्या हो जाएगा, चला जाएगा, सरफेस चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, इक्वेटर के पास जाएगा, इक्वेटर के पास तो नहीं जाएगा ना, तो कहां जाएगा, पोल्स की तरफ जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो मुझे बताओ कि ये जो है स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। अच्छा बताओ, ये स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं है, सही है, ठीक है। चलो, ये स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं है, है डिप टुवर्ड्स द सरफेस, सरफेस तरफ डिप होगा, हाँ तो बताओ हाँ कि ना, नहीं ना, कि कभी हाँ कभी ना मूवी सीजो एक हाँ भाई, तुम बैठे हो, नाम मैं बताऊं, बोलो ये सही है क्या, इक्वेटर पे, मतलब जो है इक्वेटर पे जो है ये जो थर्मोक्लाइन है ये तुम्हारा सरफेस की ओर डिप होगा, नहीं हो ना, तो फिर ये गलत हो गया, गलत हो गया। अच्छा, इक्वल डेप्थ पे होगा पूरे उसमें, तो ऐसा तो नहीं है, समझ में आ गया, 1 and 2 बोथ गलत है, तो क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा, सिंपल। इज इट क्लियर? सरफेस पर ध्यान देना, अगर ठंडा पानी है तो इसका मतलब हम जो है पोल्स की ओर मूव कर रहे हैं इन द जनरल कंडीशंस। समझा है? इज इट क्लियर? ठीक है, तो उसको नोट कर लो, ठीक है ना। तो मतलब हम देखेंगे कि जो है थर्मोक्लाइन, इज इट क्लियर? ठीक है, इसको नोट करो, कुछ नहीं उसमें, बस इसको डायग्राम बना लो और देख लो, बता दो, मतलब उसमें देख लो कि भाई इस तरह से होगा। अच्छा, मान लेते हैं कहीं पर जो है वार्म करंट्स आ रहे हैं, गर्म जलधाराएं आ रही हैं, ठीक है, वहां पर जो है थर्मोक्लाइन कैसा रहेगा, इक्वेटर नहीं है अगर सपोज करो, लेकिन वहां वार्म करंट आ रहे हैं, तो जो है कैसा रहेगा, टुवर्ड्स द ओशन बेड हो जाएगा, बिल्कुल सही। और जहां पर जो है कोल्ड करंट्स आ रहे हैं वहां सरफेस पर हो जाएगा। मेरी बात में आ गई? ठीक है, तो इसमें लिखेंगे, इट शुड बी नोटेड दैट, it should be noted that the coasts which are receiving warm ocean currents, it should be noted that the coasts which are receiving the warm ocean currents, लिखेंगे,
the thermocline, so in suno, in these regions the thermocline dips towards the ocean bed, whereas the coasts which are receiving cold ocean currents will have the thermocline tilted towards the surface. क्या तुमको मेरी बात समझ आ रही है? tilted towards the surface. दिया तुमने? हिंदी में लिखेंगे towards the surface. लिखे हिंदी में. ध्यातव्य है खतरनाक नहीं बोलूंगा, ध्यातव्य है कि जिन तटों पर गर्म जलधाराएं बहती हैं, उन तटों पर थर्मोक्लाइन समुद्र की तलहटी में चला जाता है। वहीं दूसरी ओर जिन तटों पर शीत जलधाराएं बहती हैं, वहां पर थर्मोक्लाइन का स्तर लिखेंगे समुद्र की सतह पर आ जाता है। कुछ समझ आई मेरी बात? ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि क्या थर्मोक्लाइन जो है एक जैसा नहीं रहता अर्थ पर, डिपेंड करेगा वो इक्वेटर के पास है पहली बात, या फिर पोल्स के पास है। दूसरी बात ये है कि अगर वहां वार्म करंट्स आ रहे हैं, फिर चाहे वो तुम्हारे पोलर रीजन से भी हो, मेरी बात समझ गई? ठीक है, तो जो हम देखेंगे तो भी यही फिनोमेना देखा जाएगा। पक्का? अब सुने, अब होता क्या है देखें, जैसे मान लेते हैं कि ये जिस तरह से जो है ये इस तरह से है, ठीक है, ठीक, और ये है हमारा जो है इस तरह से। अब देखें क्या होगा कि अब सपोज ये पानी है, ऐसे बना रहा हूं मैं, ठीक है, अच्छा, मैक्सिमम मछलियां प्लैंक्टन्स कहाँ रहेंगे? सरफेस पे रहेंगे कि नीचे रहेंगे? मैक्सिमम प्लैंक्टन्स कहाँ रहेंगे? सतह पर रहेंगे कि समुद्र के नीचे रहेंगे? अभी बताया था ना मैं तुम्हें परसों, सरफेस पे रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि प्लैंक्टन्स फोटोसिंथेसाइज करते हैं। समझ में आ गया? तो फूड चेन कहाँ बनेगी? ऊपर बनेगी ना। तो इसका मतलब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है आपके जो प्लैंक्टन्स होंगे, यहाँ पर आपके प्लैंक्टन ज्यादा रहेंगे, रहेंगे ज्यादा रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके प्लैंक्टन्स, हिंदी में बोलते हैं प्लवांक, ठीक है। और इनको कंज्यूम करने वाली जो है मछलियां वो भी रहेंगी। इतना समझ में आ गया? इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये जो है इस तरह से जो है
तुम्हारी वो मछली रहेगी, ठीक, शार्क भी रहेगी सपोज को, क्योंकि शार्क मछली में खाने के लिए आएगी, तो जाहिर सी बात है वो जो है छोटी मछली खाएगी, छोटी मछलियां छोटी करते 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 प्लैंक्टन्स रहेंगी। ये समझ में आया? अब सुनो, अब होता क्या है कि समुद्र के नीचे जो है, क्योंकि ज्वालामुखी ज्यादा है, वोल्केनिक इरप्शन ज्यादा है। अब वोल्केनिक इरप्शंस क्या करते हैं, वोल्केनिक इरप्शन जब देखो इरप्ट होगा, ठीक है ना, तो हम देखेंगे यहां पर से जो है, ठीक है, अर्थ के सरफेस मतलब सतह से नीचे से मैग्मा बाहर आएगा, मैग्मा बाहर आएगा, ठीक है कि नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर क्रस्ट स्थिर है। तो अब क्या होगा कि जो है पत्थर किससे बना हुआ है, मिनरल से बने हुए, चट्टाने किससे बनी हुई है, खनिजों से बनी हुई है। तो जब वोल्केनिक इरप्शंस होगा तो लावा आएगा, तो पिघला हुआ पत्थर भी तो वही है, और ऑब्वियस सी बात है हम देखेंगे चट्टान किससे बनी हुई, खनिजों से बनी हुई है, मिनरल से बनी हुई है। तो जब वोल्केनिक इरप्शंस होगा तो हम देखेंगे क्या हो जाएगा कि यहां पर जो है मिनरल्स ज्यादा पाए जाएंगे आपके। मेरी बात मुझे समझ आ गई? मिनरल्स आ रहे हैं भाई पानी के नीचे से, मिनरल्स देखो सरफेस पर कैसे आ रहे हैं, तो चट्टाने हैं, तो चट्टाने में जब नदी बह रही है तो उसको फ्लो करा के ला रही है, तो मिनरल्स आ रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि पानी में जो है मिनरल्स हैं, खनिज है, ठीक है ना। समुद्र के अंदर जो है क्योंकि वोल्केनिक इरप्शंस हो रहा है तो वो मिनरल्स जो है इसको यहाँ पर छोड़ दे रहे हैं। मेरी बात तुमको समझ आ गई? समझ आ रहा नहीं आ रहा है? नहीं समझ आ रहा तो पहले बोल देना, ठीक है, ये नहीं चुपचाप बैठे हो, ठीक है, बुत बंद करके, ठीक। बताओ भाई क्या बोला मैंने, मिनरल ज्यादा जो है सपोज तुम्हारे सरफेस के मतलब पानी की समुद्र के मतलब सतह के नीचे है, क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि वोल्केनिक इरप्शंस है। तो वोल्केनिक इरप्शंस जो है कितना ज्यादा मिनरल्स पानी में छोड़ रहे हैं। मेरी बात समझ गई? अब चाहे एनिमल हो, प्लांट्स उस तरह से हो, तो मतलब उसको मिनरल्स चाहिए होंगे। मेरी बात समझ गई? ठीक है, अब सुने, लेकिन ऑब्वियसली बात है यहां पर गैसेस ज्यादा है, क्या एटमॉस्फेयर में गैसेस है, तो ऑब्वियसली बात है गैसेस एक्सचेंज होता रहता है इस तरफ, ठीक। अब देखिए क्या होता है कि क्योंकि ठंडा पानी तो नीचे है, गर्म पानी ऊपर है, ठीक है। अब सुने, तो अब जो है हमने देख लिया कि भैया ठंडा पानी है नीचे, तो ये ठंडा पानी नीचे हो गया, ठीक है। अब मिनरल्स नीचे हो गए, क्योंकि ध्यान देना मिनरल्स ऊपर नहीं उठ पाएंगे, क्यों, क्योंकि ठंडा पानी नीचे बैठ रखा है, और मिनरल्स क्या है, नीचे बैठ रखे हैं, है कि नहीं है। और ऊपर क्या है, ऊपर तुम्हारा गर्म पानी है, तो यहां पर वार्म वाटर है। इतना समझ आया? अब होता क्या है, ध्यान देना, इस डायग्राम को देखो, अगर कोल्ड करंट्स फ्लो करेंगे कहीं पर, अगर कोल्ड करंट फ्लो करेंगे तो ये जो लेवल है थर्मोक्लाइन, ये ऊपर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। मैंने क्या बोला था, कोल्ड करंट जहां पर फ्लो करेंगे या फिर जहां पर पोल्स है तो वहां पर थर्मोलाइन ऊपर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जहां पर कोल्ड करंट्स फ्लो करेंगे तो मिनरल्स जो है ऊपर आ जाएंगे, बताया था ना, यहां था। अब अगर जो है थर्मोक्लाइन हमारा जो ऐसे में चला गया, तो थर्मोक्लाइन ऐसे चला गया, तो यू में चला गया, तो ये सारे मिनरल्स ऊपर आ जाएंगे। इज इट क्लियर? ठीक है। अब जब ये मिनरल्स ऊपर आ जाएंगे तो हम देखेंगे कि यहां पर जो है प्लैंक्टन सब जितने भी हैं ऑर्गेनिज्म, इनको मिनरल्स मिलेंगे, इनको क्या होगा, इनको मिनरल्स मिलेंगे, और फिर ये अपना जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी करेंगे। मेरी बात तुमको समझ आ रही है? हाँ, तो टेम्परेचर होगा, हाँ, हालांकि हम देखेंगे टेम्परेचर जो है पानी का वहां भी थोड़ा बढ़ रहा है हल्का सा, लेकिन ध्यान देना क्योंकि क्या है कि जिससे करके हम समुद्र के नीचे जाते हैं तो पानी का टेम्परेचर घटता जाता है। मेरी बात समझ गई? तो वो क्या होता है कि वो उतना ज्यादा जो है उसको फ्लक्चुएट नहीं होने देगा। मेरी बात समझ, ठीक है। अब सुने, तो क्या हुआ कि जैसे ही जो है कोल्ड करंट फ्लो करेगा तो ये जो मिनरल्स हैं जो मैंने यहाँ पर जो है येलो दिखाए हुए हैं, ये तुम्हारे धीरे धीरे करके ऊपर की ओर आ जाएंगे, ऊपर की ओर आएंगे, और ऊपर की ओर आएंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर जो है मिनरल्स मिनरल्स, यहाँ पर मछलियां उछलियां लेंगी, और तब हम देखेंगे कि यहाँ पर फूड चेन अच्छा खासा चलेगा। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? इज इट क्लियर? लेकिन देखें
लेकिन कुछ जानवर ऐसे हैं जो तुम्हारे पानी के डेप्थ में भी रहते हैं, क्योंकि इकोसिस्टम तुम्हारा जो है, ध्यान देना, ऊपर से नीचे तक सब जगह चलता है, लेकिन ज्यादा कहाँ होता है? सरफेस पर होता है। जैसे करके हम नीचे जाएंगे तो धीरे धीरे करके इकोसिस्टम कम होता रहता है, मतलब जो बायोडाइवर्सिटी है वो धीरे धीरे करके घटती रहेगी। अगर मान लेते हैं यहाँ पर मछली की 50 स्पीशीज पाई जाएंगी तो वहां 1 या 2 स्पीशीज पाई जाएंगी, दैट्स ऑल। कम हो जाएगा उनकी बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता बोलते हैं उसको, ठीक है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर प्लांट्स भी होंगे, यहाँ पर क्या होगा? प्लांट्स भी होंगे और एनिमल्स भी होंगे, आपके सब होंगे। अब सुने, अब अगर वो जो है क्या क्या कर रहे हैं कि अगर वो मेटाबोलाइज कर रहे हैं प्लांट्स और एनिमल्स, तो वो कुछ गैसेस भी छोड़ेंगे, जैसे कि एनिमल से वो CO2 छोड़ेंगे। मेरी बात समझ गई? अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर ये ठंडा पानी ऐसे का ऐसे रहे, तो यहाँ पर CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी, और CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ने से ऑक्सीजन डिसॉल्व जो होगी वो कम होती चली जाएगी। मेरी बात समझ गई? ठीक है, मैं क्या बता रहा हूं कि अगर जो है यहाँ पर देखो, अगर थर्मोक्लाइन ऐसा है तो यहाँ पर जो है मिनरल्स तो आ रहे हैं, लेकिन हम देखेंगे कि यहाँ पर अगर एनिमल्स हैं तो वो धीरे धीरे करके ऑक्सीजन लेते रहेंगे ना, लेते रहेंगे, CO2 छोड़ते रहेंगे। तो अब जो सपोज करो ये मछली है, ठीक है, ये मछली है, ठीक है, ये मछली है। अब मछली क्या कर रही है? ये तुम्हारा जो है CO2 एमिट करेगी और O2 को कंज्यूम करेगी। अब लेकिन इस लेयर में क्या करेगा? ये धीरे धीरे ऑक्सीजन लेती रही, CO2 छोड़ती रही, तो धीरे धीरे करते करते हम देखेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। ऐसे में तो आपको कि ये पानी तो ऐसे का ऐसे ही है, सपोज करो, तो क्या होगा? ऐसे में सफोकेशन से जो है CO2 बढ़ती रही, ऑक्सीजन कम हो रही है, तो फिर तो ये सब मर जाएंगे। सब मर जाने चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तो अब ऑक्सीजन खत्म हो गई। समझ में आ गया? अब ध्यान देना, लेकिन होता क्या है कि क्योंकि कोल्ड करंट्स फ्लो कर रहे हैं, तो ये जो है क्या होता है कि ये थर्मोक्लाइन ऐसे करके ऊपर आ जाता है। थर्मोक्लाइन के ऊपर आने से क्या होगा? देखो, ये हम बात करें कोल्ड करंट्स की, ठीक है ना। थर्मोक्लाइन के ऊपर आने से तुम्हारे एक तो जो है मिनरल्स, पहली बात है मिनरल्स क्या हो जाएंगे? सरफेस पर आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? आ जाएंगे। दूसरी बात क्या है कि ये जो CO2 यहां बढ़ रहा है, जब ये सरफेस पे आएगा तो अब ध्यान देना, यहां पर CO2 की कंसंट्रेशन, इधर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 ज्यादा है, इसके कंपैरिजन में यहां पर CO2 की कंसंट्रेशन थोड़ी कम है, क्योंकि अंदर जो है बढ़ गई है। ऐसे में क्या होगा कि ये एक्सेसिव CO2 बाहर डिफ्यूज कर जाएगी। मेरी बात समझ में गई? गौर से देखना इस चीज को। CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, जैसे तुमने देखा होगा, जैसे तुमने भाई पेप्सी कोला पी होगी, ठीक है, ढक्कन लगा हुआ इस पे, ठीक, अंदर क्या होता है कि अंडर हाई प्रेशर जो है पानी में जो है एरेटेड ड्रिंक्स में CO2 हम डिसॉल्व करते हैं, बट उसके ऊपर हम ढक्कन लगा देते हैं, तो अंडर प्रेशर वो घुली हुई है, लेकिन जैसे ही आप उसको खोलोगे तो क्या होगा? तुम देखना बुलबुल उठते हैं। अब ध्यान देना क्या होगा, क्योंकि यहां पर जो है CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो जैसे तुमने ढक्कन खोला तो क्या होगा? CO2 बाहर चली जाएगी और तुम्हारा जो फिजीनेस है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तुम थोड़ा देर ऐसे छोड़ दो तो क्या होता है, उसके जो है CO2 वो कम हो जाती है, जो फिजीनेस है, समझ में आ गया, वो कम हो जाएगा। एग्जैक्टली हम देखेंगे यहाँ पर जो है CO2 बहुत ज्यादा आई है, तो जैसे ही हम जो है सरफेस पर आएंगे तो CO2 बाहर डिफ्यूज करेगी। मेरी बात, अच्छा मुझे बताओ, CO2 ज्यादा है और O2 क्या है यहाँ पर? कम है। CO2 बाहर जाएगी और O2 अंदर आएगी। मेरी बात समझ आ गई? तो तुम देख रहे हो समुद्र सांस ले रहा है। इज इट क्लियर? कब? जब हम देखेंगे थर्मोक्लाइन ऊपर आ गया। मेरी बात समझ आ गई? मतलब अगर थर्मोक्लाइन नहीं होता, एक जैसा होता, तो ये तो अंदर जो है वो मर जाते। समझ में आ गया? ठीक है, तो ऐसे में क्या, और धीरे धीरे करते करते पूरा हमारा जो इकोसिस्टम था मरीन का वो खत्म हो जाता। ठीक है ना? ये तो अब क्या होगा कि जो है थर्मोक्लाइन के ऊपर आने से हम देखेंगे एक्सेसिव CO2 बाहर चली गई और O2 कम थी, O2 डिफ्यूज हो गई, और हम देखेंगे फिर से समुद्र के जो है जो जीव हैं वो सांस ले पाएंगे। इज इट क्लियर? इतना समझ आ रहा है मेरी बात? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसके ऊपर आने से, ठीक है, हम देखेंगे गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा।
गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा नहीं जाएगा? सिंपल सी बात है। ठीक, इज इट क्लियर? मतलब समझ नहीं आया। सरफेस पर नहीं, ये सरफेस नहीं, ये नीचे नहीं, सतह। सरफेस नहीं माना था मैंने कहा था उससे नीचे जो है, क्योंकि लाइट कम जाती है, सरफेस नहीं है, सरफेस तो यही है। लेकिन जब हम देखेंगे धीरे धीरे करते करते जो उसकी सतह से हम नीचे जाएंगे, जैसे हमने देखा था कोरल्स में, तो 180 फीट से नीचे जो है क्या होता है कि पानी, मतलब जो सनलाइट है वो धीरे धीरे कम जाएगी। क्या ये मर्ज होंगे? हाँ तो ये नहीं, सरफेस सतह तो ये होगी ना समुद्र की, ये है। मैं कह रहा हूं कि अच्छा तुम्हें यहां कंफ्यूजन हो रहा है कि थर्मोक्लाइन सरफेस पर आ जाएगी, ये कहना चाह रहे हो तुम? भाई ये सरफेस आएगी एग्जैक्टली, ये ना हो कि मतलब पूरा ही पूरा वहां पर आए। लेकिन हम देखेंगे क्या होगा, डिपेंड करता है कि पानी कितना गर्म है कितना ठंडा है, तो उस हिसाब से ये वेरी करेगी। मेरी बात समझेगी? लेकिन क्या होता है कि पोलर रीजन से हम देखते हैं कि ये पूरा पूरा जो है, ये वाला रीजन पूरा सरफेस पर आ जाता है। मेरी बात समझ गई? और हम देखते हैं यहां से एक्सचेंज किया, इज इट क्लियर? ठीक, तो होता क्या है कि यहां पर एक्सचेंज किया तो हम देखते हैं कि तब जाकर के यहां पर नॉर्मल हो गया। अच्छा, फिर धीरे धीरे करते करते क्या होगा कि यहां पर जो है जब ये करंट फ्लो करेगा तो धीरे धीरे करके जो ठंडा पानी है वो धीरे धीरे करके नीचे चला जाएगा। मेरी बात समझ गई? अब ध्यान देना, सरफेस पर है, अभी एक्सचेंज कर लिया, लेकिन क्या होगा धीरे धीरे करते करते अभी हमने कोल्ड करंट्स पढ़ने हैं, मतलब करंट्स पढ़ने हैं, तो ये जो ठंडा पानी ऊपर आया है धीरे धीरे करके ये नीचे चला जाएगा। इसका मतलब वो गैसेस एक्सचेंज करके ऑक्सीजन लेके नीचे चला गया। मेरी बात में फिर यहां मतलब ऊपर नहीं रहा वो, फिर नीचे चला गया, क्योंकि अल्टीमेटली देखोगे तुम ठंडा पानी नीचे जाएगा, ठंडा पानी नीचे जाएगा। तो ऐसे हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, हमारा जो है ओशन जो है, मतलब ऐसा लगता है कि हमारी अर्थ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। मेरी बात समझ गई? समुद्र का पानी जो है बिल्कुल उसको एक्सचेंज करवा रहा है, गैसेस एक्सचेंज। हवा जैसे हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है ना, हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है, फिर यहाँ पर एक्सचेंज होकर के फिर हेमोग्लोबिन में मिक्स हो रहा है, इस तरह से एग्जैक्टली हम देख रहे हैं कि ओशन एक लिविंग एंटिटी की तरह बिहेव करता है, धरती माता। समझ आ गया? और एग्जैक्टली ये लिविंग एंटिटी ही है। जैसे हम एक लिविंग एंटिटी है कि नहीं, हम सांस ले रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ब्लड फ्लो कर रहा है और लंग्स में आ रहा है, और वहां से जो है बिल्कुल यही प्रोसेस है, CO2 छोड़ती है, O2 अंदर आती है, और फिर वो वापस जो है हमारे बॉडी के डेप्थ में चला जाता है, फिर वहां से ऐसे करके आता है, डिफ्यूजन से आता है। एग्जैक्टली हम देखेंगे यहां पर भी ऐसी होगा। समझ में आ गया? पोलर रीजन में जो है थर्मोक्लाइन ऊपर चला गया, एक्सचेंज, फिर धीरे धीरे करते करते क्या होगा, ठंडा पानी, ठीक है, धीरे धीरे करते 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 नीचे चला जाएगा, तो वहां पर फिर वो, और हम देखेंगे ये सर्कुलेशन तुम्हारी बनी रहती है। इज इट क्लियर? इसको हम बोलते हैं ओशन कन्वेयर। मतलब जो है ओशन, तुमने कभी देखा होगा एयरपोर्ट पे कन्वेयर बेल्ट देखी है, या तुमने एस्केलेटर देखा है, तुम चढ़ते होंगे उसमें, तो पूरी बेल्ट मूव करती रहती है, वो ऐसे मूव करती रहती है, बेल्ट ऐसे करके मूव करती रहती है। समझ में आ गया? तो मतलब ऊपर से ऐसे करके नीचे आई, नीचे वाला ऊपर आया, इस तरह से, तो दिस इज नोन एज कन्वेयर बेल्ट। तो एग्जैक्टली यही चीज जो है हमारा, समझ में आ गया? कोल्ड वाटर ऊपर आया, ऊपर से फिर वो नीचे चला जाएगा। मेरे बात में गई, और इसको हम बोलते हैं ओशन कन्वेयर। इज इट क्लियर? तो थर्मोक्लाइन ऊपर आने का अगर मैं तुमसे बोलूं कि क्या फायदा है, क्या फायदा है थर्मोक्लाइन ऊपर आ रही? तो पहली बात है मिनरल्स आ रहे हैं, उस मिनरल्स पे जो है पूरा हमारा इकोसिस्टम डिपेंड है ऊपर सरफेस पर। और क्या हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज हो रही है। अगर ये ओशन कन्वेयर जो है तुम्हारी बंद हो जाए, मतलब हम सांस लेना बंद कर दे, तो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा। तो उसका मतलब जहां ये ओशन कन्वेयर बंद हुई, वहां पर हम देखेंगे कि ये जो मेरीन इकोसिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा पूरा, सिंपल। और सबसे ज्यादा CO2 अर्थ की पानी में ही स्टोर्ड है। मेरी बात नहीं समझ आ रही है?
अगर यहाँ पर ये पानी ना हो ना अर्थ में, तो हम देखेंगे अर्थ का टेम्परेचर तो बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि CO2 तो ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन हम देखेंगे कितना ज्यादा जो है, क्योंकि 3/4 पानी पानी अर्थ में, आज ब्लू है पानी पानी फिर बात समझ आ गई? इज इट क्लियर? है कि नहीं ब्लू है पानी पानी? तो सिंपल सी बात है। तो क्या होता है कि मैक्सिमम CO2 कहां स्टोर्ड है? ओशन में स्टोर्ड है। और अगर हम देखेंगे कि ये कन्वेयर बंद हो गई तो क्या होगा? ऐसे में बहुत दिक्कत आ जाएगी। इज इट क्लियर? मेरीन इकोसिस्टम पूरा खत्म हो जाता है। और क्लाइमेटिक चेंज से इस कन्वेयर में फर्क आया है। इसकी जो रफ्तार है ना वो धीरे धीरे करके कम हो रही है, क्योंकि गर्मी बढ़ रही है। गर्मी बढ़ रही है तो हम देखेंगे पानी ज्यादा गर्म हो रहा है। पानी ज्यादा गर्म हो रहा है तो थर्मोक्लाइन जो है नीचे आ रही है, आएगी। पानी ज्यादा गर्म हो गया, नहीं हो गया? ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि ये जो ऊपर आ रही थी अब ये क्या होगा? तो ध्यान देना, पोल्स में भी बर्फ पिघल रही है, टेम्परेचर बढ़ गया ना, वहां पर बर्फ पिघल रही है। अब बर्फ पिघलेंगे तो क्या होगा कि ये जो रीजन है ये धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है। इसका मतलब जो है ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही नहीं हो रही है ओशन में, मतलब हमारी जो अर्थ है वो सांस कम ले पा रही है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ह्यूमन इंड्यूस्ड, एंथ्रोपोजेनिक। तो क्या हो रहा है कि धीरे धीरे करके ऐसा देखा जा रहा है ये क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ आना चाहिए था इसको, इसकी डिपिंग कम हो रही है, कम देखी जा रही है। मतलब पहले तो एकदम शार्प था, अब क्या हो रहा है ऐसे करके हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा मेरीन इकोसिस्टम पूरा फर्क पड़ रहा है। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? ठीक है, तो ये चीज है। और अगर ये जो है कन्वेयर रुक गया तो हम देखेंगे ओशन एक डेड हो जाएगा। ओशन डेड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? मतलब ऊपर गर्म ही गर्म पानी, नीचे जो है ठंडा पानी। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, इज इट क्लियर? तो मैं तुम्हें यहाँ मतलब जो है उसमें इनडायरेक्टली मैं बता रहा हूँ कि ओशन कन्वेयर क्यों जरूरी है। मेरी बात समझ गई? क्यों जरूरी, और तुमने वहां लिखना है मेंस में। इज इट क्लियर? ठीक है, प्री में जैसा क्वेश्चन आएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग से ऐसा देखा जा रहा है कि ये जो ओशन कन्वेयर है इसकी रफ्तार कम हुई है। मतलब ये जो ऐसे आता था ना, धीरे धीरे करके हो रहा है, मतलब समझ आ गया? और हम देखेंगे इससे क्या हो रहा है, मेरीन इकोसिस्टम जो है प्रभावित हुआ है, कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है। इज इट क्लियर? ना ना डेड, वो तो क्योंकि वो तो सलाइनिटी की वजह से, बहुत ज्यादा सलाइन है तो इसलिए जो है डुबोता नहीं है वो इंसान को, से वो डेड है। मतलब वो समुद्र के जो ना डुबाए, फिर तो डरने की जरूरत ही क्या है उस समुद्र से, इस उसको। बट से लेक सी नहीं है, वो बोलते हैं उसको, बड़ा है तो फिर वो ठीक है। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो उसको नोट कर लो तुम, ठीक है, अपने ही शब्दों में इसको तुम नोट कर सकते हो, ठीक है ना? थर्मोक्लाइन एंड एसन, समझ में आ गया? हम देखेंगे जब ओशन करंट्स हम पढ़ेंगे ना, ठीक है ना, तो उसमें हम देखेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, पूरे अर्थ में जो है, ठीक है, ये चीज ठीक। मैं तुम्हें दिखाता हूं बल्कि, ओशन कन्वेयर बेल्ट तुम देख रहे हो, ये देखना तुम, ये देखो, ये अर्थ का ओशन कन्वेयर है। हाँ, जो लाल रंग का है उसका मतलब वार्म वाटर, मेरी बात समझ गई? और ये ब्लू क्या है? कोल्ड वाटर। अब ध्यान देना क्या हो रहा है, देखो ये ऐसे करके ये करके ऊपर आ रहा है, ऊपर से फिर ऐसे करते 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 ये पोर्शन नीचे चला जा रहा है। मेरी बात समझ गई? ऊपर नीचे नीचे ऊपर, इस तरह से पूरा का पूरा ये पूरा हमारा अर्थ में ये जो है, ये इसको बोलते हैं कन्वेयर बेल्ट। इज इट क्लियर? ये पूरी जो है बेल्ट है, इस तरह से ऐसे करके देखो ये नीचे जा रहा है पानी। मेरी बात समझ गई? फिर करते 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 हम देखेंगे फिर ये ऐसे करके फिर ऊपर आया, ऊपर आया, फिर वार्म हो गया, वार्म करते 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 जो है ये इस तरह से ला गया, और एक पोर्शन तुम्हारा ऐसे करके जो यहाँ से ऐसे करके ऊपर आएगा, फिर गर्म होते 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 इस तरह से ऐसे करके वो चला गया और यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हो कि मतलब नीचे का पानी जो ऊपर आ रहा है, ऊपर का पानी नीचे जा रहा है, इस तरह से। समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल कनेक्शन है इस पे।
तुम देख रहे होंगे ये हमारी जो है, ऐसा लग रहा है कि हमारे ब्लड वेसल्स नजर आ रही है तुमको, मेरी बात समझ में, ब्लड वेसल्स है ये। तो ओशन मतलब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम लाइफ को डिफाइन कर रहे हैं कि वो ब्रीथिंग कर रही है, तो फिर तो अर्थ भी तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही हो गया ना, और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हम जो है एक पैरासाइट रह रहे हैं, हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि लाइफ को हमने अभी तक प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं किया ना कि लाइफ है क्या एक्चुअली। हम तो कुछ सेट ऑफ पैरामीटर से डिफाइन करते हैं कि भाई ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, फिर बात सुना की तो ऐसे नहीं है। तो तुम देख रहे होंगे ये इसकी जो है, इसका मतलब यहाँ पर अगर कुछ इफेक्ट होता है तो पूरी दिक्कत हो जाएगी। और कुछ सालों में ये देखा गया है, ठीक है, कि ये जो है ओशन कन्वेयर बेल्ट, ठीक है ना, क्या है, इफेक्ट हुई है, हो रही है, समझ आ गया, ठीक है। और अगर इसी हिसाब से गर्मी चलती रही तो फिर ये प्लैनेट एकदम डेड हो जाएगा, समझ आ गया। और ध्यान देना, मैक्सिमम फूड सोर्स जो है पानी से है, मैक्सिमम टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन पानी से ही है। मैंने तो बताया ना कि अगर जो है ये पानी ना हो, थर्मोक्लाइन स्तर से ना एग्जिस्ट करे, तो फिर तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत हाई चला जाएगा। मेरी बात तुमको समझ आ रही है? तो ये चीज है, इज इट क्लियर, समझ आ गया? ये कोई भी वाटर बॉडी में होती है, लेकिन क्या होता है कि लेक काफी ज्यादा स्टैग्नेंट रहती है, तो उसमें जो है इतना ज्यादा नहीं होता, और उसमें ओशन करंट्स नहीं चलते ना फिर। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत इफेक्ट देखा जाता है, कन्वेक्शनल करंट्स तो देखे जाते हैं थोड़े बहुत, हाँ है, बिल्कुल है। लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें कम देखा जाएगा, इसमें ज्यादा देखा जाता है। और हम देखेंगे सारे के सारे ओशंस, ध्यान देना, सारे सारे ओशंस कनेक्टेड है कि नहीं आपस में, कनेक्टेड है, इज इट क्लियर, ठीक है। तो दिस इज ओशन कन्वेयर, ठीक है, देख रहे हो तुम, इस जैसे ये है, ये अटलांटिक है, इसको हम बोलते हैं अटलांटिक मेरिडियनल, समझ में आ गया, अटलांटिक मेरिडियनल सर्कुलेशन, तो मेरिडियन के, दिस इज नोन एज मेरिडियंस, तो इसके अलॉन्ग जो है वो इस तरह से हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे, ठीक है, ये चीज, ठीक, ये चीज है। देख रहे हो, ये देखो, दिखा रहे हैं, ये देखो कैसे करके ये है ग्लोबल मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, ये देखो इस तरह से दिख रहा है, इस तरह से ऐसे करके ये मूव कर रहे हैं सब, ठीक है, ये चीज है। ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, तो देखो अटलांटिक सर्कुलेशन कोलैप्स, मतलब अटलांटिक में ज्यादा देखा जा रहा है, इस तरह से कोलैप्स हो रही है वो, तरह से। अब जो डेटा हमारे पास आ रहा है कि वो जो सर्कुलेशन थी वो धीरे धीरे करके कोलैप्स हो रही है, मतलब, ठीक है ना, तो ये चीज है, ऐसे करके ये है, ये हम देखेंगे, ये देखो, ये जो है ये ओशन है, और यहां पर ये जो है, इज इट क्लियर, ये जो येलो वाला ये सिर्फ पोर्शन है और रेड वाला ये दिखा रहा है हीट डिस्ट्रीब्यूशन, क्या दिखा रहा है, हीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऑब्वियसली बात है, हम देखेंगे क्योंकि बढ़ रहा है, तो उसका मतलब क्या होगा कि जो है ये बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि अब अर्थ जो है वार्म हो रही है, ज़्यादा गर्म हो रही है, तो ये चीज़ है, ठीक है, ये है, ये है। तो फिलहाल हम अपने मुद्दे पे आते हैं, इतना समझ आ गया, ठीक है, इसको तुम नोट कर सकते हो, नोट कर लो जैसे भी है, ठीक है, इसमें आगे बढ़ेंगे हम। हेडिंग तो वही थी जो थर्मोक्लाइन वाली जो हेडिंग थी, उसी में ही मैं तुम्हें समझा रहा था, ठीक है ना, ये है, ठीक। अच्छा, पानी का ज्यादा टेम्परेचर कहां पर पाया जाएगा अर्थ में,
इक्वेटर पे, ट्रॉपिकल रीजन्स में, पोलर रीजन्स में कहाँ ज़्यादा पाया जाएगा? ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन ज़्यादा इंसोलेशन रिसीव करती है। अब तुम बोले कि इक्वेटोरियल रीजन क्यों नहीं? क्योंकि मैंने तो बताया था अच्छा अभी जैसे बारिश हुई, बादल छाए रहे, तो जब बादल छाए रहेंगे तो मुझे बताओ सनलाइट यहाँ पर कम आ रही थी कि ज़्यादा आ रही थी? कम आ रही थी। समझ में आ गया? अब इक्वेटर में हर दिन बारिश है, हर दिन जो है बादल छाए रहते, मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो वहां पर क्या है, इंसोलेशन कम हो जाती है एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल रीजन में। ट्रॉपिकल रीजन में तुम देखना कि बरसात के टाइम पर जब मानसून आता है तो हो रहते हैं, बाकी पूरे साल भर जो है ज्यादा। तो बल्कि क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम इंसोलेशन इज रिसीव्ड इन द ट्रॉपिकल रीजन्स रादर देन इक्वेटोरियल रीजन। नोट कर लो उसको, नोट अलग से नोट कर लो। मैक्सिमम इंसोलेशन इज रिसीव्ड इन द ट्रॉपिकल रीजन। इंसोलेशन यहाँ देखो भाई, इंसोलेशन का मतलब है, इन का मतलब है इनकमिंग, लिखेंगे इसमें इन मतलब इनकमिंग, सोल का मतलब होगा सोलर, और शन का मतलब है रेडिएशन। इनकमिंग सोलर रेडिएशन को हम बोलते हैं इंसोलेशन। तो मैक्सिमम इंसोलेशन कहां पर रिसीव हो रही है? ट्रॉपिकल रीजन में रिसीव हो रही है। क्यों रिसीव हो रही है? बिकॉज द इक्वेटोरियल रीजन में क्या होता है, क्लाउड फॉर्मेशन ज्यादा है। बिकॉज इन द इक्वेटोरियल रीजन क्लाउड फॉर्मेशन इज comparatively higher. Cloud formation is comparatively higher. लिखेंगे इंसोलेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? अत्यधिक सौर ऊर्जा, लिखेंगे अत्यधिक सौर ऊर्जा अत्यधिक सौर ऊर्जा उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में विषुवत रेखा से अधिक पाई जाती है। विषुवत रेखा से अधिक पाई जाती है। मेरी बात समझ आ गई? क्योंकि विषुवत रेखा पर मेघाच्छादन अधिक होता है। क्लाउड फॉर्मेशन, विषुवत रेखा पर मेघाच्छादन अधिक होता है, मतलब क्लाउड फॉर्मेशन ज्यादा होता है। समझ में आ गया? तो जब क्लाउड बनेगा तो क्या होगा? सोलर एनर्जी कम हो जाएगी, ये चीज। अच्छा, ट्रॉपिकल रीजन में तुमने एक चीज और देखी होगी, अर्थ में जो डेजर्ट हैं, समझ में आ गया, मरुस्थल, वो तुम्हारे इक्वेटर पे नहीं है। कहाँ है? ट्रॉपिकल रीजन्स पे ही है। इसका मतलब वहां बादल कम बन रहे या बन ही नहीं रहे, मौसम एकदम साफ क्रिस्टल क्लियर। तभी तो हम बोलते हैं कि इंडिया में सोलर एनर्जी का बहुत स्कोप हो सकता है, बट सोलर एनर्जी महंगी है, क्योंकि यहां पर तो ध्यान देना है, बस 3-4 महीने में बस वो रहेगा, बादल रहेंगे। मेरी बात समझ गई? ठीक है, वरना तो हम देखेंगे इंडिया में ट्रॉपिकल रीजन्स में सबसे ज्यादा सनलाइट है, और जितनी ज्यादा सनलाइट होगी उतना ज्यादा हम देखेंगे क्या होगा, सोलर पैनल्स वर्क करेंगे, और क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। पोल्स पे हम कर सकते हैं, लेकिन क्या है, वहां पोल्स पे इंसुलेशन बहुत कम है, तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कम बनेगी। तो तभी ये क्वेश्चन आता है कि इंडिया जैसी कंट्री में जो कि ट्रॉपिकल रीजन में लोकेटेड है, वहां पर सोलर एनर्जी का प्रोस्पेक्ट बहुत ज्यादा हो सकता है। बट दिक्कत ये आती है कि सोलर एनर्जी एक्सपेंसिव है, महंगी है, आम आदमी एफर्ट नहीं कर पाता। मेरी बात में समझ आई? ठीक है, इक्वेटर पे बारिश होती है, इज इट क्लियर? इक्वेटर पे हर दिन जो है, तुम देखो हर दिन, ऐसा शायद ही कोई दिन रहा, हर दिन वहां पर जो है 1 बजे के बाद बादल बनेंगे, बनते 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 जो है 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे इतना काला मौसम जाएगा कि इतना अंधेरा हो जाएगा कि घरों में लाइट जली जाती है। समझ में आ गया? मतलब 4 बजे, और ठीक 4 बजे जो है मूसलाधार बारिश, इसलिए कहते हैं कि 4 o'clock रेन भी कहते हैं वहां पर इक्वेटोरियल रीजन पे। मतलब अब तो कोई क्लाइमेटिक वेरिएशंस हो रहा है, पहले तो ये था कि अंग्रेज जब आए थे वहां पर, मतलब वो अपनी घड़ी नहीं पहनते थे वहां पर, मतलब वो कहते थे कि बारिश हो रही, 4 बज गए, चलो भाई
टी का समय हो गया हमारा। मेरी बात समझ में, इतना एक्यूरेट था, मतलब इसे उसको 4 o'clock रेन भी कहते थे। मतलब 12 बजे 1 बजे तक तो बहुत ही गंदी गर्मी, मौसम साफ, अचानक क्योंकि क्या होता है धीरे धीरे करते करते क्या होता है गर्मी बढ़ने लगती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि बादल बनने लग जाएंगे। ठीक है, विद इन 2 या 3 घंटे में बादल बनेंगे और खतरनाक बादल, अंधेरा हो जाएगा इतना ज्यादा। धीरे में क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं, वो खतरनाक हो जाते हैं, काले बादल बिल्कुल भी। और फिर 4 बजे जो बारिश होगी, खतरनाक मूसलाधार बारिश, पर वो ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। मेरी बात समझ में गई, आधा घंटा या मुश्किल से 45 मिनट तक रहेगी, उसके बाद वो खत्म हो जाएगी, फिर मौसम क्लियर। और ये रोज चलता है, इक्वेटोरियल रीजन पे चलता है। समझ में आ गया? तो वहां तो बादल क्या हो रहे हैं, कम बन रहे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बारिश तुम्हारी ध्यान देना है, जून में तो पहुंचेगा मानसून, नॉर्थ में पता नहीं जुलाई में पहुंचता है ना, 15-20, मतलब जो है जून के बाद धीरे धीरे करते करते हम देखते हैं कि केरला में और तमाम, उसके बाद फिर प्रॉपरली मतलब तुम्हारा जो है जुलाई में फिर पूरे इंडिया में बारिश होने लगती है। क्लियर? और अगस्त आते आते तक बारिश कम, और सितंबर में धीरे धीरे करके ना के समान बारिश होती है। मेरी बात समझ में? हाँ, कभी कभार तुम देखते होंगे अक्टूबर में भी देखा जाता है, जैसे इस बार देखा गया था, है ना, तो वो चीजें, बट वो कम होता है। इज इट क्लियर? ठीक है, ये क्या तुमको मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, आगे लिखेंगे हम। नेक्स्ट इसी में ही है। अब ऊपर जो है सरफेस टेम्परेचर, मतलब पानी का टेम्परेचर ज्यादा है, नीचे कम है। अब क्या होता है कभी कभार जो है, देखो जितनी डेप्थ बढ़ेगी, एज द डेप्थ इंक्रीजेस, समझ आ गया, टेम्परेचर डिक्रीज। समुद्र गहराई बढ़ेगी, तापमान कम होगा। समझ आ गया? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, ऊपर तो सनलाइट आ रही है और सनलाइट जो है हीट अप भी कर रही है, लेकिन धीरे धीरे करते करते सनलाइट डिफ्यूज होती रहती है, कम कम को, और नीचे जो है एकदम डेडली डार्कनेस होती है, एक बिल्कुल जो है दिखाई नहीं देता। मेरी बात समझ आ गई? तभी तुम देखना कि समुद्र के जो जितने नीचे जानवर रहते हैं, उनकी आंख बहुत बड़ी होती है, बड़ी बड़ी आंख होगी, क्योंकि हल्का सा जो है लाइट को कैप्चर करे वो। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है ना? और उनकी बॉडी की बनावट बहुत अलग होती है। इज इट क्लियर? एज कंपेयर टू सरफेस पे, मतलब पानी के अंदर जो है, अब क्योंकि धीरे धीरे करके जो है हम पानी के अंदर देख पा रहे हैं, समझा, ऐसे सबमेरीन्स बन रहे इस तरह से हैं। तो अब वहां जो फोटो आई, एक ऐसे ऐसे करके जो है स्पीशीज हैं जो मतलब लगते हैं कि एलियन होंगे कोई। मेरी बात समझ गई? उसकी अभी नई नई फोटोज आ रही हैं, जिसे करते करते बहुत अलग, मतलब जो है, समझ आ गया? एक तो जो है फिश मिली है, वो मतलब फिन्स तो हैं उसके, लेकिन ऐसे लग रहा है वो फिन्स उसके पैर है, मतलब तो वो ऐसे अपने पैरों से चलती है वो, उसकी, समझ आ गया? उसके जो है ओशन डेप्थ पर ऐसा लग रहा है वो चल रही है, मतलब इस तरह बहुत अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि वहां पर अंधेरा है। मेरी बात में आ गई? और छुटपुट लाइट जो है अगर आती है तो वहां वो कहाँ से आती है, तुम्हारे वोल्केनिक इरप्शन होते हैं, तो वो होगा नहीं होगा ज्वालामुखी से, तो वहां से जो थोड़ी बहुत लाइट आएगी। इसलिए हम देखते हैं समुद्रों में जहां पर वोल्केनिक इरप्शन है, वो जो लाइट सोर्स है, वहां पर भी हम देखते हैं कि कुछ प्लैंक्टन्स या कुछ जो है प्लांट्स लाइफ देखी जाती है। वो वहां से थोड़ा बहुत जो है सनलाइट तो नहीं है, वो वोल्केनिक लाइट है, उसको रिसीव करते हैं। तो उसके आसपास तुम देखना कभी भी, इसके वोल्केनिक इरप्शन के आसपास, पूरा उसके आसपास तुम्हारा इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा, बट वो बहुत अलग होगा। मेरी बात में कि सरफेस से, क्योंकि इसमें जो है पानी गर्म भी होगा, इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैसेस भी होती हैं, समझ आ गया? तो ये भी देखा जाता है कि वो हाइड्रोजन सल्फाइड कंज्यूम करती है, कई मतलब जो प्लैंक्टन इस तरह से है वो कंज्यूम करते हैं, मतलब बहुत डिफरेंट इकोसिस्टम नजर आता है। समझ आ गया? सुने, अब क्या है कि यहां पर देखें, पानी में का टेम्परेचर कम होगा, ठीक है, और कभी कभार ये देखा जाता है कि यहां पर जो है वाटर का टेम्परेचर, ठीक है ना, -15 डिग्री सेल्सियस देखा जाता है, माइनस। इज इट क्लियर? अब तुम बोलोगे कि सर 0 डिग्री सेल्सियस पर तो पानी हो जाता है फ्रीज, तो -15 पे जो है पानी कैसे देखा जाए? मतलब -2 और 3 डिग्री पे तो फ्रीज हो जाता है पानी,
तो यहाँ पर तो पानी फ्रीज हो जाएगा। लेकिन तब जो है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ -15 पे ठंडा पानी देखा जा रहा है, खतरनाक। हाँ, क्योंकि प्रेशर, क्योंकि ध्यान देना कि समुद्र के अंदर जब नीचे जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर के बढ़ने से जो तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट है उसमें जो है अल्ट्रेशन आएगा। मेरी बात समझ गई? इतना प्रेशर है कि जो है बर्फ बन नहीं पा रही है और पानी उसको इतना दबा रहा है। मेरी बात समझ गई? ठीक है, क्योंकि ध्यान देना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर पर डिपेंड करते हैं। मैंने तो बताया था 0 डिग्री पर पानी फ्रीज होता है, समझ आ गया, मेल्ट भी होता है, लेकिन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर तब। लेकिन जब तुम नीचे जाओगे तो हम देखेंगे कि प्रेशर जो है इतना ज़्यादा है कि वो क्या कर रहा है, वो उसको सॉलिड नहीं बनने देता है। मेरी बात तुमको समझ आ गई है? ठीक है, उसको लिक्विड फॉर्म में रख रहा है। तो हम देखते हैं इतने कम टेम्परेचर पर वो देखा जाता है। इज इट क्लियर? समझ आया? ठीक है, कई जगह क्या देखा जाता है, जो मीथेन है, मीथेन जो है तुम्हारी इस तरह से जो है वो ऐसे करके मीथेन वो तुम्हारा जो है सॉलिड फॉर्म की तरह बिहेव कर रही है। और ऐसे समुद्र के नीचे बहुत सारे पॉकेट्स हैं, समझ आ गया? तो पानी का अलग है क्योंकि वो गैस है, तो यहाँ पर जो है उस तरह से वो फ्रीज कर जाती है, तो उसको हम मतलब एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बट दिक्कत ये, जैसे उसको लेके आएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, वो तो फिर वो तो गैस बन जाएगी। बट अभी वो इस समय यहाँ पर इतने कम टेम्परेचर पर वो तुम्हारी कैसा है, वो तुम्हारी थोड़ी सॉलिड जैसे बिहेव कर रही है। तो अब ये बात चल रही है कि इस मीथेन गैस को जितने भी है ऊपर कैसे लाया जाए। समझ में आ गया? ठीक है ना? ऐसे करके हम बर्फ के रूप में लाएंगे इसको, और ऑब्वियसली बात है तो अच्छा है। लेकिन ये है कि अभी जैसे ऊपर लाएंगे तो फिर प्रेशर डिक्रीज होगा, बेसिक प्रेशर डिक्रीज हो गया, वो धीरे धीरे करके वो गैस बन जाएगा, फिर ऐसे में दिक्कत हो जाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि ओशन के अंदर बहुत ज़्यादा जो है इस तरह से इसके पॉकेट्स अवेलेबल हैं। इतना समझ में आ गया? तो ओशन में क्या होगा, ओशन के डेप्थ में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बहुत ही कम चला जाता है और जो है बिलो फ्रीजिंग पॉइंट भी जाता है। तो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट जा रहा है तो उसका मतलब वो फ्रीज क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं फ्रीज कर रहा है? बिकॉज एट सच ग्रेट डेप्थ, समझ आ गया? तो जो तुम्हारा वाटर का प्रेशर है वो इतना इंटेंस है कि वो क्या कर रहा है, वो मेल्ट हो रहा है, वो सॉलिड फॉर्म नहीं ले पा रहा है। इज इट क्लियर? समझ आ गया? ठीक है, ये चीज़ थी, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, समझ लेना इसको। इज इट क्लियर? हर चीज़ लिखने की जरूरत नहीं होती, समझने की भी जरूरत होती है। ठीक, अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ओशन करंट्स है। लेकिन ओशन करंट्स को पढ़ने से पहले हमको क्लाइमेट को पढ़ना होगा। तो तुम्हारा एक टॉपिक छूट गया जिसमें ओशन करंट्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो मैं अभी ओशन करंट्स छुड़वा रहा हूँ। वो हम किस में पढ़ेंगे, क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, तो लिखेंगे अब नया टॉपिक शुरू होने वाला है हमारा, सॉरी ओशनोग्राफी खत्म हो गई, ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी। लिखेंगे जलवायु विज्ञान, जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी। तो सबसे पहली बात है क्लाइमेटोलॉजी में, देखें हम पढ़ेंगे वेदर, सबसे पहले देखेंगे वेदर क्या होता है, ठीक है, मौसम हिंदी में बोलते हैं इसको, ठीक है। भाई जैसे मान लेते हैं कि ये तुम्हारी सरफेस है, ये अर्थ की सरफेस है, और जो है ये तुम्हारा जो है ये है तुम्हारा एटमॉस्फेयर, दिस इज योर, ये मैंने इसमें क्या कर लिया मैंने इसमें, चलो ठीक है, ये तुम्हारा है एटमॉस्फेयर। समझ आया? एटमॉस्फेयर क्या है, वायुमंडल कि मतलब धरती की सतह से ऊपर जो हमारी वायु है, जो एयर है, वो मतलब उसने अर्थ को इनक्लोज किया हुआ है, उसको बोलते हैं वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। कुछ पूछना है? ठीक है, ये चीज। अब ध्यान देना, यहाँ पर है गैसेस, यहाँ पर क्या है, गैसेस है, सो दीज आर द गैसेस। ठीक,
अब होता क्या है कि क्लाइमेटोलॉजी में हम देखते हैं कि एटमॉस्फेयर की लेयर हमने पढ़नी बाद में, एटमॉस्फेयर की जो सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है इसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर। वो लेयर जो कि अर्थ के कांटेक्ट में है एटमॉस्फेयर की, उसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर या क्षोभमंडल, बोलते हैं ना क्षोभमंडल, ठीक है। अब क्या होता है कि ध्यान देना, एटमॉस्फेयर में जित सबसे ज्यादा गैसेस कंसंट्रेट ट्रोपोस्फेयर में होती है। समझ में आ गया? अगर तुमसे पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन ज्यादा कहां पाई जाती है, तुम बोलोगे ट्रोपोस्फेयर पे। सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, मैक्सिमम गैसेस तुम्हारी कहां पाई जाती है? यहां पाई जाती है। बता, अगर ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये हमारा जो है एटमॉस्फेयर है, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में हम देखेंगे ज्यादा गैसेस तुम्हारी यहां पर कंसंट्रेट है। मेरी बात में गई? गैसेस कहां पर है? यहां पर है। और ये जगह क्या है? ट्रोपोस्फियर है। अब क्या होगा? धीरे धीरे करके कंसंट्रेशन कम होता चला जाएगा। मेरी बात में गई? ऊपर बहुत ही कम। तो तुम देख रहे होंगे यहां पर जो है तुम्हारा बहुत ज्यादा पाया जा रहा है। इज इट क्लियर? तो मैक्सिमम गैसेस तुम्हारी कहां पाई जाती हैं? ट्रोपोस्फेयर पे। ट्रोपोस्फेयर भी अगर मैं ये कहूं कि मान लेते हैं कि ये तुम्हारा जो है ये पहाड़ वहाड़ है, ये समुद्र इस तरह से है, इसमें भी तुम बोलोगे मैक्सिमम गैसेस सी लेवल पे पाई जाएंगी। कहां पाई जाएंगी? जैसे धीरे करके हम पहाड़ों में जाएंगे तो गैसेस फिर कम होती चली जाएंगी। समझ में आ गया? तभी तो देखा पहाड़ों में कई लोगों को जो है नौजिया होता है, उल्टी आती है, तो उन्हें खाए छोले भटूरे, और उसके बाद छोले भटूरे निकालने फिर वो, तो समझ में आ गया? तो ध्यान देना क्या होता है, ऐसे क्यों हो रहा है? ठीक है, तो क्या होगा? क्योंकि ऑक्सीजन कम हो गई, पहाड़ों में जा रहे हैं हम, ठीक है ना, ऑक्सीजन कम हो गई तो हमारे जो है नौजिया सा, तो बोलते हैं हमें जो है नौजिया सा हो रहा है, जी मचला रहा है, सर दर्द होता है। क्यों? क्योंकि हमारे हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन कम जा रही है। ऑक्सीजन कम जाएगी तो सबसे ज्यादा जो है ऑक्सीजन लेता है हमारा ब्रेन, क्योंकि उसको पूरी बॉडी को ड्रिल करना होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो है ब्रेन में ऑक्सीजन कम जाएगी तो मेटाबॉलिज्म फर्क पड़ जाता है उसमें। तो हम देखते हैं इसलिए क्या होता है कि पहाड़ों में ऑक्सीजन कम है, और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहां पर होती है? सी लेवल पर होगी। समझ में आ गया? कहां पर होगी? सी लेवल पर होगी। इतना समझ में आया? ठीक है, तो हम देखेंगे मतलब ट्रोपोस्फेयर में भी सबसे ज्यादा कहां पर होगी? सी लेवल पे, और धीरे धीरे हम जाएंगे तो तुम्हारा जो है ये कम होती चली जाएगी। ठीक, अब सुनो, अब जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है, तो ट्रोपोस्फेयर में हम देखते हैं कि यहां पर ट्रोपोस, देखो ट्रोपो, इसका मतलब होता है मिक्सिंग। क्या होता है? मिक्सिंग। वो स्फेयर जहां पर मिक्सिंग होती है, मिक्सिंग ऑफ गैसेस, मिक्सिंग ऑफ गैसेस, गैस मिक्स हो रही है। मतलब ये है कि ऊपर की ऐसे करके नीचे, नीचे की ऊपर, ऐसे 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 में ऐसे देखा जाता है यहां पर। तो हम देखेंगे यहां पर क्या हो रहा है? ट्रोपोस, मतलब मिक्सिंग हो रही है। इज इट क्लियर? बट हम देखेंगे फिर भी मिक्सिंग के बाद में देखेंगे मैक्सिमम गैसेस कहां है? तुम्हारे सरफेस पर ही है, सी लेवल पर देखी जाती तुम्हारी। इतना समझ में आ गया? अब ध्यान देना कि होगा क्या कि इस ट्रोपोस्फेयर में, इस ट्रोपोस्फेयर में यहां पर जितना तुम्हारा वेदर फिनोमेना है वो देखा जाएगा। इससे ऊपर जो है उसको स्ट्रेटोस्फेयर होता है, कोई मतलब नहीं है। मतलब ट्रोपोस्फेयर से ऊपर जैसे ही हम जो है इसकी लिमिट पर पहुंचे, ट्रोपोस्फेयर की लिमिट कहलाती है ट्रोपोपॉज। क्या कहलाती है? ट्रोपोपॉज। यहां पॉज का मतलब स्टॉप नहीं बोला मैंने ना, ट्रोपोपॉज का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज पॉज? कुछ समय के लिए, फिर शुरू हो गया। तो ध्यान देना, से क्या होता है कि ट्रोपोपॉज क्या होता है कि धीरे धीरे करके जो है तुम्हारी जो ट्रोपोस्फेयर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो धीरे धीरे करके खत्म होती रहती है। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, और हम देखते हैं क्या होता है कि जो है जो ट्रोपोस्फेयर की प्रॉपर्टी है वो ग्रेजुअल चेंज होती रहती है, करते करते करते, और इस लेयर के बाद कब जो है ट्रोपोस्फेयर दूसरी लेयर बन जाती है पता नहीं चलता। तो एज सच कोई क्लियर कट डिमार्केशन नहीं है कि भाई इसके बाद भैया मैं इस गेट से बाहर जाऊंगा तो मैं नहीं, ऐसा नहीं है, ग्रेजुअल चेंज है। मेरी बात में कब पता नहीं चला कि मैं कब कहां से कहां पहुंच। इज इट क्लियर? तो हम देखें ट्रोपोपॉज का मतलब ये है कि एक ग्रेजुअल जो है प्रॉपर्टी उसकी चेंज होती रहती है। मेरी बात में गई, और करते 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 कब जो है दूसरी लेयर स्टार्ट हो गई पता नहीं चलता।
अब मैं कह रहा हूं कि ट्रोपोपॉज तक जो लेयर है यहां पर इसके नीचे तक काफी हद तक हम देखेंगे जितना भी वेदर है और क्लाइमेटिक फिनोमेना है वो वहां पर देखा जाता है। इसका मतलब पहली बात है वेदर एंड क्लाइमेटिक फिनोमेना दे आर कन्फाइंड टू द लोअर लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर, दैट इज योर ट्रोपोस्फेयर। लिखेंगे इस पे नोट, all the weather and climatic phenomena, all the weather and climatic phenomena are confined to the lower layer of the atmosphere, that is troposphere, देखिए सभी मौसम और जलवायु देखेंगे वायुमंडल के निचले हिस्से यानी क्षोभ मंडल में देखे जाते हैं, समझ में आ गया? लिखेंगे इंग्लिश में, द ट्रोपोस्फेयर कंटेन्स the maximum concentration of gases, लिखेंगे क्षोभ मंडल में गैसें लिखेंगे वायुमंडल की अपेक्षा अधिक सघन होती हैं, ठीक है, सघन होती है। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? अब देखें समझ आ रहा है कहां पर होगा सारा फिनोमेना? इसका मतलब बादल कहां बनेंगे, बिजली कहां होगी, बारिश, जितना भी फिनोमेना है वो सिर्फ ट्रोपोस्फेयर में। समझ आ गया? ऊपर जो लेयर है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि क्लाइमेटोलॉजी जितनी भी हम पढ़ रहे हैं, जलवायु विज्ञान, वो सिर्फ ट्रोपोस्फेयर तक है। इज इट क्लियर? ठीक है ये। अच्छा, अब वेदर क्या हुआ? मौसम लिखेंगे इट इज द स्टेट ऑफ द एटमोस्फेयर, at a specific place and at a specific time, ठीक है? देखिए इट इज अ स्टेट ऑफ द एटमोस्फेयर एट अ स्पेसिफिक प्लेस एंड एट अ स्पेसिफिक टाइम। लिखेंगे किसी विशेष स्थान, हिंदी में लिखेंगे किसी विशेष स्थान और विशेष समय पर वायुमंडल की दशा मौसम कहलाती है। समझ आ रहा? ठीक है, वायुमंडल की दशा मौसम कहलाती है। वायुमंडल की दशा मौसम कहलाती है। अब यहां देखें स्पेसिफिक प्लेस, ठीक है, तो मान लेते हैं कि स्पेसिफिक प्लेस हमारा है जो है देहरादून, ठीक है, और स्पेसिफिक टाइम को मान लेते हैं हम कि 9 से लेकर के 11 बजे तक। समझा है? अब देहरादून में 9 से 11 बजे तक एटमॉस्फेयर की दशा क्या थी? तुम बोलोगे दशा सर ये है कि जो है सम क्लाउड्स है, कुछ क्या है, बादल है। तुम देखोगे सर टेम्परेचर जो है वो तुम्हारा जो है, ठीक है, हम देखेंगे 29 से 32 डिग्री सेल्सियस हो रखा है, और जो है जो हवा है, हवा तुम्हारी जो है 15 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है, और यहाँ पर जो ह्यूमिडिटी है, यहाँ की ह्यूमिडिटी है वो तुम्हारी सर हम देखेंगे कि जो है
50% हो रखी है। ये दशा है। जैसे बोलूँगा तुम्हारी दशा क्या है, हमारी दशा क्या है सर, बेहाल है हमारी दशा। तो समझ आ गया, ठीक है, हमारी तो पहली भी ऐसी थी, अभी भी ऐसी है। समझ आ गया। तो तुम्हारी दशा क्या है कि तुम जो इस क्लास में बैठे हो, समझ आ गया। पीछे वाले कह रहे हैं मैं ज़्यादा गर्मी लग रही है, आगे वाले कह रहे हैं कि मैं हमें अच्छा लग रहा है, बीच वाले को पता ही नहीं कुछ। समझ आ गया। जैसे किसानी बैठ रखी है ना, ठीक है। तो हम देखेंगे क्या दशा है तुम्हारी, समझ आ गया। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि कोई स्पेसिफिक प्लेस पे स्पेसिफिक टाइम पर। अब हम देखेंगे 9 से 11 बजे तक हरिद्वार की कंडीशन क्या होगी, ऐसी तो नहीं होगी। तो हरिद्वार में हम देखेंगे सर कि हम अभी हरिद्वार से आ रहे हैं, ठीक है, वहां भयंकर उमस है सर, वहां तो 90% उमस हो गई, मेरी बात में गई, ठीक है। वहां पर सर तुम्हारा 35 डिग्री सेल्सियस जा रहा है, तो चेंज होगी नहीं हो गया। तो अलग अलग जो है क्या प्लेस पर अलग अलग टाइम पे। अब मान लेते हैं वही शाम हो गया, 4 बज गए, तो 4 बजे उसका रेनफॉल हो जाए, क्या हो जाए, बारिश हो जाए, ठीक है ना। तो तुम बोलोगे कि सर यहाँ बारिश हो गई, यहाँ पर ह्यूमिडिटी चेंज हो गई, इस तरह से है। तो वो हम देखेंगे उसकी दशा क्या है। इज इट क्लियर। तो वेदर हमेशा ध्यान देना प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है, प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। हरिद्वार जाएंगे तो कुछ और टाइम टू टाइम उसमें फ्लक्चुएशंस देखी जाती है, उसको हम बोलते हैं मौसम। तो इसका मतलब यह है कि वेदर क्या होता है, चेंज होता है। तो लिखेंगे इसमें वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे और आर टू आर, ठीक है। मौसम दिन और घंटे, हर दिन और हर घंटे बदलता रहता है, डे टू डे और आर टू आर। मेरी बात तुमको समझ में आ गई है, ठीक है, ये चीज है। ठीक है, समझ में आ गया। अब सुने, अब आया हम कि क्लाइमेट क्या हुआ, तो लिखेंगे क्लाइमेट क्या है। अब क्लाइमेट, अब जैसे सपोज करो ए बी सी डी ई एफ, ये स्टूडेंट हैं, 20 नंबर का टेस्ट हुआ, ए के 20 में से 20 आए, बी के 0 आए, सी के भी 0 आए, डी के 1 आए, ई के 15 आए, और एफ के तुम्हारे मान लेते हैं कि 16 आए, अलग अलग आ रहे। अब हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे इस क्लास का एवरेज स्कोर क्या रहा। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे टोटल मार्क्स, करेंगे नहीं करेंगे, अपॉन द फ्रीक्वेंसी, मतलब कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, जैसे कितने 1 2 3 4 5 6 है, समझ में आ गया, तो हम बोलेंगे डिवाइड बाय 6। तो अब फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, मैं मान लेता हूं कि इसका एवरेज स्कोर तुम्हारा जो है 9.5 रहा, ठीक है। इसका मतलब क्लास के जो है एवरेज 9.5 नंबर आए, बट दिस डजंट इंडिकेट कि जो है ए बोलेगा भैया मेरे तो 20 में से 20 आए, तो तुमने जो है 9.5 भी रखे, 0 के तो मजे आ गए, कह रहे हाँ मेरे भी 9.5 ही आए आके। सी भी जो है पागल ही हो गया, वो तो जब खुशी से जो है, समझ आ गया। तो ऑब्वियसली बात है, हम देखेंगे कि चेंज हो रहा है, यहाँ पर हो रहा नहीं हो रहा चेंज, लेकिन इन सब का एवरेज जो है हमने तो क्या लिखा है। तो ठीक उसी तरीके से वेदर चेंज होता रहता है, हर घंटे हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी की, समझ आ गया, कल हो ना हो, मेरी बात समझ आ गई, होता कि नहीं होता है। तो हर घड़ी बदल रही है, इसका मतलब क्या है कि चेंज हो रहा है, हर घड़ी बदल रहा है, समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे, उसका हम एवरेज निकाल लेंगे, उस वेदर का हम एवरेज निकालेंगे, ठीक है। और यहां पर हम 6 बच्चे थे, तो हम देखेंगे ऐसे एवरेज का वेदर निकालेंगे, और लगभग लगभग 35 साल का हम एवरेज निकालते हैं, 35 साल तक क्या रहा, और उसका जो एवरेज आया उसको हम बोलेंगे वहां का क्लाइमेट। मेरी बात समझ में। तो व्हाट इज क्लाइमेट, इट इज द एवरेज ऑफ द वेदर टेकन ओवर अ फिक्स्ड लेंथ ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल 35 ईयर्स, ठीक है। जो हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी की, वो क्या है, वेदर है। आर टू आर, डे टू डे, क्योंकि 9 से 11 बजे तक कुछ था और 4 से 5 बजे तक कुछ और होगा। हाँ ऐसा भी हो सकता है कि एक जैसा रहे, हो सकता है ना, जैसे कि हम देखते हैं कुछ दिनों पहले, ठीक है, सुबह भी गर्मी दिन में भी गर्मी, रात में एक जैसा टेम्परेचर था ना, ठीक है, तो हम देखेंगे हाँ फिक्स भी रह सकता है। बट हम क्या करते हैं, हम जो है वेदर का एवरेज निकालते हैं एक फिक्स्ड पीरियड के अकॉर्डिंग,
और वो जो एक बड़ा जो लेंथ ऑफ टाइम होता है वो लगभग लगभग 35 ईयर्स का मानते हैं, और वो जो आपकी जो रीडिंग आएगी वो क्लाइमेट कहा जाएगा। तो लिखेंगे व्हाट इज क्लाइमेट? इट इज द एवरेज ऑफ वेदर, it is the average of weather taken over a fixed interval of time. It is the average of weather taken over a fixed interval of time, लिखेंगे ब्रैकेट में, से 35 ईयर्स। लिखेंगे हिंदी में, लिखेंगे लगभग 35 साल का औसत 35 साल का औसत मौसम जलवायु कहलाता है। क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। क्या तुमको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। हाँ, क्या कितना? हाँ, मतलब हम देखते हैं कि भाई पहले कितना था, मतलब कि भाई कुछ सालों से ऐसे कुछ फ्लक्चुएट कर रहा है, हम देखेंगे इससे पहले इतना टेम्परेचर गया था, तो इस तरह से जो है हम देखते हैं। वो तो हमने एक वो माना कि जिस मैंने वो फिर अलग चीज हो गई, उसको हम बोलेंगे कि भाई इस बार टेस्ट हुआ, पिछली बार टेस्ट में तुम्हारे अच्छे नंबर आए हुए थे, इस बार तुम फेल क्यों हो गई? समझ में आ गया? तो हमने कंपेयर किया, या बोलेंगे हाँ पिछली टेस्ट के हिसाब से तुम्हारा जो है वो स्कोर ऐसा रहा। तो हम देखते हैं कि भाई यहाँ रिकॉर्ड टूटा इस तरह से जो है, बट वो एक अलग चीज हो गई। वहां पर हम देखेंगे कि भाई ये ऐसा मौसम जो है पहले कब देखा गया है। समझ में आ गया? कब देखा गया, इसी एग्जैक्ट है। हाँ, सीजन में हम बोलेंगे, सीजन में ही बोलेंगे हम। इज इट क्लियर? तो हम बोलेंगे क्या सीजन, तो तुम्हारा अर्थ में तो चार, देखो सीजन तुम्हारा तो विंटर सीजन और समर सीजन है। वो तो तुम्हारा भाई जो है अर्थ के टिल्टेशन और अर्थ जो है जो सन के चारों ओर जा रही है, वो कहते हैं सीजन, हम बोलते हैं। वो तो वहां पर है। वहां तो हम एक जो है एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना देख रहे हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, भौगोलिक नहीं, क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, समझ आ गया, एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना देखते हैं। बट यहां पर हम देखेंगे कि उस ट्रोपोस्फेयर में क्या बदलाव चल रहा है, उस रीजन में चल रहा है। समझा है? जैसे कि अभी हम देखते हैं कि इंडिया जो है इस बार इतना टेम्परेचर मिडिल ईस्ट में भी नहीं जा रहा है जितना इंडिया में जा रहा है, और इंडिया में बोल रहे हैं कि हीट डोम, एक मतलब गुम्बद बन चुका है। समझ में आ गया? ठीक है, जैसे ये जगह है इंडिया, और इस पे किसी ने जो है ऐसे करके लिड रख दी। अब यहां पर जो हीट निकल रही है वो यहां से वापस वो यही आ रही है, डिसिपेट नहीं हो रही। वो मेरी बात में समझ में आ गई? तो कह रहे हैं इस बार इंडिया हीट डोम बन चुका है, जाना था वो बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि लेकिन जो है हमारी सबसे ज्यादा पॉल्यूशन भी यही है, एयर पॉल्यूशन। समझ आएंगे? वर्ल्ड में टॉप 20 पे हमारा नाम है, मतलब प्रदूषण वाली जगह में। हैट्स ऑफ, ठीक है ना, विश्व गुरु है हम, ठीक है ना। इज इट क्लियर? सो अब क्या है कि गर्मी होगी, तो इतनी गर्मी इस बार मिडिल ईस्ट में भी नहीं है जितना इंडिया में। मेरी बात समझ गई? और मतलब जो है 51, मेरी बात समझ गई? इवन बता रहे हैं कि मतलब अगर हम जो है सिंपल, अगर हम जो है उस जो हमारी कंक्रीट सड़कें हैं उसको हम मेजर करें, तो जो है तो टेम्परेचर 65 जा रहा है। मेरी बात समझ गई? 65, इतनी गर्मी बढ़ गई है। अब वो थोड़ा बारिश होगी तो तुम्हें अच्छा लग रहा है, लेकिन ध्यान देना अभी ये फिर मौसम का वो आया था कि जो है फिर 1-2 दिन बाद फिर भीषण गर्मी पड़ने वाली है, क्योंकि जब तक बादल से तो ठीक है, लेकिन क्योंकि जून लग गया ना, अब तो वैसे भी सन मूव कर रहा है कहाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को मूव कर रहा है। 21 जून को तो क्या हो जाएगा, सॉल्स्टिस हो जाएगी, समर सॉल्स्टिस। समझ में आ गया? तो सन तो मूव कर रहा है अच्छा खासा, तो गर्मी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। अब मेरी बात में तो ये जो 2-4 दिन की चांदनी है, फिर काली रात है, तो तुम ये मत सोचना कि मतलब हम, ठीक है, ये चीज है, बट क्योंकि बोल दिया उन्होंने, तो ध्यान देना क्या हो रहा है कि ये हीट ट्रैप होगी, नहीं होगी, ज्यादा CO2 एमिशन हो गया तो हीट ट्रैप हो जाएगी, ये चीज है। इज इट क्लियर? ठीक है ना। ये तो इस बार इंडिया मतलब जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे, और ध्यान देना कायदे से कहाँ जाना चाहिए था, इक्वेटर पे जाना चाहिए था, सहारा डेजर्ट में जाता,
मिडिल ईस्ट में जैसे जाता है, मिडिल ईस्ट में जा रहा है वो नेचुरल बात है, क्योंकि वहां पर रेत है तपती है। बट यहाँ हम देखते हैं थार डेजर्ट को छोड़ करके ऐसे कहीं रेत नहीं है यहाँ तो, जबकि जो हम देखते हैं कि हिमालयाज हैं, साउथ का पोर्शन तुम्हारा पूरा प्लेट्यू है, पहाड़ है नहीं इस तरह से, वो समझ आ गया, ठीक है। तो हम देखेंगे कि फिर भी इंडिया का टेम्परेचर ज्यादा जा रहा है, बहुत गर्मी बढ़ गई, तो वो अननेचुरल बात है, वो अप्राकृतिक है। सारे में तो ठीक है, वो चलता है। और ध्यान देना ये चीज जो है अब एग्जिस्ट करेगी आने वाले फ्यूचर, क्योंकि एमिशन तो बढ़ेगा बढ़ेगा। मेरी बात तुमको समझ आ गई ये चीज, और पेड़ कट रहे हैं, समझ आ गया, ठीक है, ये चीज है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, इसको हम आगे कल कंटिन्यू करें। अच्छा, तुम्हारे एग्जाम में आएगा डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर, लिख दोगे, ठीक है ना, मौसम और जलवायु में क्या फर्क है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, पक्का, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? एसी, तुम देखा होगा एसी एक्सप्लोड हो रहे हैं आजकल, है ना, तो देख लो फिर और तो गर्मी कितना, मेरी बात सुनेगी, जितना ज्यादा एसी चलता है बाहर का टेम्परेचर उतना हाई जाता है। कभी तुमने फैन के पास खड़े होकर देखा कितना मजा आता है क्योंकि ध्यान देना अंदर तो ठंडा हो गया बट हीट तो कांस्टेंट है ना, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। अब यहाँ की हीट कहाँ जा रही है, बाहर जा रही है। तो अब क्या है कि मतलब जो है एसी ने बाहर का टेम्परेचर और बढ़ा दिया। मेरी बात तुमको समझ आ रही है, जितना एसी होंगे उतना टेम्परेचर बढ़ेगा। यहां तो तुम्हें ठंडा लग रहा है 16 डिग्री के आसपास, बट ध्यान देना क्योंकि कांस्टेंट है एनर्जी तो ये इसकी हीट बाहर जा रही है। अब बाहर और गर्म हो रहा है, बाहर और गर्म हो रहा है, तो एसी, अब एक एसी से काम नहीं चलेगा, फिर हम 2 एसी लगाएंगे, ओके ना, 2 एसी में वो और ज्यादा बाहर गर्म करेगा, तो ध्यान देना क्या होगा, फिर 3 एसी, फिर हम बोलेंगे भाई 2 टन का एसी लगाओ। तो एसी देखा जाए तो सबसे ज्यादा बड़ा फैक्टर है क्या, वार्मिंग का, बहुत हाई टेम्परेचर है इस तरह से, ठीक है। चलो ठीक है, फिर क्लास है।